वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को सुप्रभात। आज रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, आप सभी लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस वेबिनार में ज्वाइन किए हुए हैं और करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत। कुछ विशेष और बुनियादी कार्य ऐसे होते हैं जो आराम के दिनों में जागने वाले व्यक्ति ही कर पाते हैं, इसीलिए आज आप रविवार को विश्राम ना कर एक वृहद विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, भारतवर्ष कभी विश्व गुरु रहा है, पूरी दुनिया का नेतृत्व तो भारत के हाथ में रहा है, लेकिन जब भी कोई ग्लोबल लीडरशिप की बात करते हैं, ग्लोबल लीडरशिप मात्र वही लोग कर सकते हैं जहां पे अंदरूनी व्यवस्था सही हो, चुस्त दुरुस्त हो। तो आज अगर हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने का, जो भारत का गौरव प्राप्त पहले था, उसको पुनः वापस करने के लिए तो आज हमें ये देखना जरूरी है। तब तक हम आगे की बात नहीं कर पाएंगे जब तक हम भीतर से सशक्त नहीं होते हैं, भीतर से सुदृढ़ नहीं होते हैं। आज हम एक बृहद विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और विषय है रीशेपिंग द नेशन, राष्ट्र पुनर्निर्माण की ओर। हम कैसे देश को, भारतवर्ष को एक अग्रणी राज्य, एक अग्रणी राष्ट्र बना सकते हैं जो कि विश्व का नेतृत्व कर सके। आइए हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि भारतवर्ष की कुछ खूबियां क्या हैं, कुछ खास बातें क्या हैं, और आप सभी को ये जान के गर्व होगा, आप हर्षित होंगे कि आप उस देश के निवासी हैं, आप उस देश में जन्मे हैं, पले हैं, बढ़ रहे हैं, जिस देश की विरासत बहुत अतुलनीय है। आइए देखते हैं एक नजर यहाँ की विशेषता पर। इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सिविलाइजेशन। कैसे इसको साबित करते हैं? वाराणसी एक ऐसा शहर है भारतवर्ष में जो सबसे पुराना है और आज तक जिंदा है, फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सभ्यता में बहुत सारे ऐसे शहर, ऐसे कस्बे, ऐसी हैबिटेशंस हुई हैं जो कुछ समय के लिए पैदा हुई, उसके बाद लुप्त हो गई। और ये 500 BC में गौतम बुद्ध ने विजिट किया था वाराणसी को, ये रिकॉर्ड में है। और उसके बाद वाराणसी आज भी अपनी वैभव व्यवस्था के साथ उपस्थित है हम सबके बीच, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में करीब 2.5 करोड़ लोग डेली ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। ट्रेन से ट्रेवल करते हैं 2.5 करोड़, 25 मिलियन लोग का मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की पूरी पॉपुलेशन मानो एक जगह से दूसरी जगह के लिए शिफ्ट हो रही हो, तो ऐसी गति यहाँ पे नित्य होती है, डेली होती है। और हिंदुस्तान में पोस्ट ऑफिस के लगभग 1,50,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं, यूनिट्स है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान की आर्मी विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर अपनी बैटलफील्ड को कंट्रोल किए हुए हैं। ये सियाचिन जो एरिया है, ये सबसे ऊंची बैटलफील्ड है विश्व की, जहां पे भारतीय सेना अपनी मुस्तैदी के साथ रक्षा करती है। सेकंड इज विजडम। भारतवर्ष ने ही जीरो की शुरुआत की है। जीरो का कॉन्सेप्ट विश्व को दिया है मैथमेटिक्स ने, और ये ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में जीरो को प्रतिपादित किया था। वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, इस कॉन्सेप्ट को प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने दुनिया के सामने रखा था। इस पे हालांकि कुछ
टकराव था विचारकों का, लेकिन आज सर्वसम्मत से सभी वैज्ञानिक समुदाय इस बात को मानने लगे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोफेसर जेसी बोस ने ही दिया था। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो पहले प्रयास में ही मार्स के ऑर्बिट में प्रवेश कर पाया। और चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति है, ये इसरो ने, भारत ने 2008 में दुनिया को बताया था कि सॉलिड आइस की शेप में वाटर चंद्रमा पर अवेलेबल है। हम एजुकेशन की बात करते हैं। संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा होते हुए भी और सबसे वैज्ञानिक भाषा मानी गई है, और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के मकसद से जितने ध्यान रखना होता है बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियों का, वो बारीकियों का ध्यान मात्र संस्कृत भाषा में रखा गया है। तो दुनिया की सबसे पहली, पुरानी और एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जो कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत उपयुक्त मानी गई है। आज से 5000 वर्ष पूर्व योगा दर्शन, योगा फिलॉसफी को प्रतिपादित भारत ने किया था, और 700 बीसी, बिफोर क्राइस्ट 700 में पहली यूनिवर्सिटी दुनिया की तक्षशिला के नाम पे हिंदुस्तान में स्थापित हुई थी। और यहां पे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा पूल है, जिसमें से कि करीब 9.5 से 10 लाख के आसपास जो वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारे यूनाइटेड स्टेट्स को माइग्रेंट्स हुए हैं। इतना बड़ा पूल हिंदुस्तान का साइंटिस्ट का है। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सर्जरी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अश्वनी कुमार ने 5000 वर्ष पूर्व प्रतिपादित किया था कि सर्जरी भी हो सकती है। इंडियन आर्मी ने 1982 में बेली ब्रिज, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ ब्रिज है, बनाया। ये गौरव हमारे भारतीय सेना के हिस्से में। अमेरिका और जापान के साथ भारत तीसरी कंट्री है जिन्होंने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से एक सुपर कंप्यूटर तैयार किया। अपने ही प्रयासों से सुपर कंप्यूटर तैयार किया। और हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। इंडियन हाउसवाइफ्स के पास जो सोना है, अगर उस सबको जोड़ा जाए तो करीब दुनिया में जितना सोना है उसका 11% सोना मात्र हिंदुस्तान की गृहिणियों के पास है। और अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स, IMF, जर्मनी और चाइना, जितना सोना वहां की सरकारों के पास है उसको इकट्ठे किया जाए तो भी भारत में जो महिलाओं के पास सोना है उस सारे मात्रा से कहीं ज्यादा है। डायमंड मात्र हिंदुस्तान में मिलता था। 1726 में ब्राजील में भी खोज हुई, हीरा मिला, लेकिन उससे पहले मात्र भारत में ही डायमंड पाया जाता था। और हिंदुस्तान में एटॉमिक फ्यूल का सबसे बड़ा जखीरा है। थोरियम एक सब्सटेंस है जो यूज होता है एटॉमिक फ्यूल के रूप में। पूरी दुनिया का लगभग 25% मात्र भारत के पास ये है। हम कल्चर की बात करते हैं। हिंदुस्तान में 1600 भाषाएं हैं। 1600 भाषाओं में से 850 भाषाएं ऐसी हैं जो नित्य बोली जाती है, डेली लोग बात करते हैं। करीब 3 लाख रिफ्यूजीज ऐसे हैं भारत ने जिनको शरण दी है, जिनकी देखरेख हिंदुस्तान कर रहा है। अमृतसर में
स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, वहां पे इतना बड़ा लगता है कि डेली 50,000 लोग वहां पे खाना खाते हैं। और यहाँ की जो कल्चर है इतना रिच है कि जो सेपरेशन, मैरिज के बाद जो सेपरेशन होती है वैवाहिक जीवन में, जो व्यवधान होते हैं, उसके मात्र 1% केसेस हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, जो दुनिया में सबसे कम है। बाकी जगह बहुत सेपरेशन के केसेस पाए जाते हैं, हिंदुस्तान में मात्र 1%। और यूनाइटेड नेशंस में जो ट्रूप्स का कंट्रीब्यूशन होता है, शांति सेनाएं भेजी जाती है, तो हिंदुस्तान तीसरी बड़ी कंट्री है, तीसरी कंट्री है जो सबसे ज्यादा मात्रा में ट्रूप्स भेजती है यूनाइटेड नेशंस के पीस मिशंस के लिए। ये कुछ बातें थी जहां पे हमें गर्व होना चाहिए भारतीय होने का, क्योंकि हम उस जगह, जमीन और उस धरती पर पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, जिसका इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। लेकिन एक नजर हम डालते हैं, कुछ ग्रे एरियाज हैं, उन पे एक नजर डालना बहुत जरूरी है। जीने के लिए सबसे पहले हमारी जरूरत होती है कि क्या सुरक्षा हमारे पास है, क्या शांति है जहां पे हम रह रहे हैं। तो पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर सिचुएशन हमारी ये है, हर घंटे में एक बच्चा सुसाइड करता है यहां पे। महिलाओं के साथ जो क्राइम्स होते हैं, हर दिन में 88 क्राइम्स की रिपोर्ट्स हैं। डेली 88 क्राइम ऑन एन एवरेज महिलाओं के साथ होते हैं। 2017 में 1,28,000 केसेस जो महिलाओं से जुड़े हुए, क्राइम से जुड़े थे, वो पेंडिंग थे विभिन्न न्यायालयों में, कचहरियों में फैसले के लिए। दो 2018 में पूरे साल भर करीब 50 लाख के आसपास के टोटल क्राइम्स रिकॉर्ड हुए हैं। ये तस्वीर हमारे देश की शांति और सुरक्षा की व्यवस्था को सामने रखती है। शांति और सुरक्षा के बाद दूसरा बुनियादी मुद्दा जीने के लिए, रहने के लिए होता है फूड, भोजन। क्या हम ठीक से खा पी पा रहे हैं? तो फूड एंड हंगर का सिनेरियो अगर हम देखें, 15% लोग हर शाम भूखे सोते हैं। हम उस हिंदुस्तान में हैं जहां पे एक और संसाधन इतने अधिक हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि कितने हैं, और दूसरी ओर 2 वक्त की रोटी मुहैया कुछ लोगों के लिए नहीं हो पाती। करीब 20 करोड़ के आसपास लोग अंडर नॉरिश्ड हैं, कुपोषण के शिकार हैं, जिनको खाना तो मिलता है लेकिन सही खाना नहीं मिलता है। वो सिर्फ पेट भर पाते हैं, इसके अलावा जो शरीर की, माइंड की डिफरेंट अदर नीड्स होती हैं, उनको न्यूट्रिशन के एंगल से पूरे नहीं कर पाते। हमारी जो फसलें होती हैं उसमें 15% फसल तैयार होने के बाद हम लॉसेस होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, फसल हमारी बर्बाद हो जाती है, खाद्यान्न हमारे 15% तक बर्बाद हो जाते हैं, सही भंडारण या रख रखाव की व्यवस्था ना होने की वजह से। और एवरेज 10 फार्मर्स डेली सुसाइड करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है और कितना विचारणीय विषय है। जो अन्नदाता है, डेटा के हिसाब से उन अन्नदाताओं की स्थिति ये है, फार्मर्स की, 10 फार्मर्स हर दिन सुसाइड करते हैं। हम अगली बात करते हैं प्लेस इन शेल्टर। तीसरा जो बुनियादी सवाल जीने के लिए होता है, शेल्टर।
आप देखेंगे डेटा के हिसाब से 18 मिलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन इंडिया में हैं। 18 मिलियन इज अ ह्यूज नंबर। और करीब 18 मिलियन हाउसेस की शॉर्टेज है। देश में करीब 2 करोड़ के आसपास घर नहीं हैं। चाहिए कितने परिवार लगभग बेघर हैं। और करीब 33 मिलियन लोग 2019 में डिस्प्लेस हुए थे, एक जगह से दूसरी जगह जिनको जाना पड़ गया था, जिन्हें अपने घर को खोना पड़ा था। रीजंस नेचुरल डिजास्टर्स का था या वायलेंस का था। इन दो रीजंस की वजह से करीब 33 मिलियन लोग बेघर हुए थे, 2019 का ये डेटा कहता है। एक नजर करप्शन पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का 176 देशों में से 80वां स्थान है। और 46% पार्लियामेंटेरियंस इन इंडिया हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड। जो हम लोकसभा विधानसभाओं के लिए चुन के भेजते हैं प्रतिनिधियों को, उनमें से 46% लोग ऐसे हैं जिनके बैकग्राउंड में क्राइम्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड उनसे जुड़ा हुआ है। तो हमने दो तस्वीरें हिंदुस्तान की देखी। एक जो ऐतिहासिक रूप से हमें गौरवान्वित करती है, और दूसरी तस्वीर हमें सोचने को विवश करती है कि कुछ किए जाने की जरूरत है। Don't you feel that all these facts are shaking us internally? लगता नहीं ऐसा क्या? अंदर से हमें बहुत प्रताड़ित करते हैं, उज्ज्वलित करते हैं, सोचने के लिए मजबूर करती हैं बातें। क्या किया जाना चाहिए? आखिर कुछ ना कुछ हल हमें देखना होगा। हम 21वीं सदी में हैं। क्या हम 21वीं सदी में अफोर्ड कर सकते हैं कि ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे मोनोपोली, लाइफ इनसिक्योरिटी, इंडिसिसिवनेस एंड इरेशनल मनी मेकिंग, जब जहां ये सब चीजें हों, क्या हम 21वीं सदी में ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे वातावरण में रह सकते हैं, जी सकते हैं, और हमें जीना चाहिए? व्हाट इज नीडेड? क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, क्या हमारी जरूरत है? वी नीड पॉलिसीज टू फैसिलिटेट सिटीजन्स टू ग्रो फिजिकली, मेंटली, सोशियो इकोनॉमिकली एंड स्पिरिचुअली। जब इन 4 पैरामीटर्स में जीने की, आगे बढ़ने की हमें ऐसा एक माहौल मिलेगा, परिस्थितियां मिलेगी, ऐसी हमें नीतियां देश में चाहिए, ऐसा हमें शासन व्यवस्था का ढांचा चाहिए, ऐसी रूपरेखा हमारी तंत्र की चाहिए, जहां पे व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, सोशियो इकोनॉमिकली और स्पिरिचुअली ग्रो कर सके, बिना किसी हिंड्रेंस के, समान अवसर के साथ आगे बढ़ सके। ऐसा हमें समाज चाहिए। एंड द चेंज इज नीडेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसे परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, ये परिवर्तन नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा सकता है, ये परिवर्तन ऊपर से नीचे की ओर आना लाजमी है। बिकॉज यथा राजा तथा प्रजा, जैसा ऊपर वाले रास्ता दिखाते हैं, तौर तरीके अपनाते हैं, वैसे ही प्रजा, जो आम जनता होती है, सिटीजन्स होते हैं, वही रास्ता अख्तियार करते हैं। So now today we need to think upon, can we visualize, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि एक हम आइडियल गवर्नेंस की हम बात कर सकते हैं, जहां पे डेमोक्रेसी का जो आइडियल रूप है उसको सामने रख सकते हैं, उसको रखने के प्रयास कर सकते हैं, जहां पे राज्यों को प्रॉस्परस बनाया जा सके। किसके साथ? इफेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली सर्विसेज।
जो सेवाएं लोगों को देनी है, जो सेवाएं सिटीजन्स को मिलनी चाहिए, वो यूजर फ्रेंडली हो, बार बार मांगने की जरूरत ना पड़े, बहुत सारे बिन मांगे भी मिल जाए, जो जहां पे इंटाइटलमेंट हो, और परेशानी उन सेवाओं को लेने में किसी को ना हो, जहां पे सोशल इक्विटी की बात हो। हिंदुस्तान में करीब 50,000 से ज्यादा जातियां उपजातियां हैं, छूत अछूत की बीमारी है। हम यहाँ पे सोशल इक्विटी की बात करना चाहते हैं, क्योंकि जन्म से व्यक्ति की कोई जात नहीं होती है, कोई लेवल नहीं होती है, कोई कास्ट और क्रीड नहीं होती है। ऐसा राज्य जहां पे हायर ऑर्डर ट्रांसपेरेंसी, जहां पे पारदर्शिता हो, हर प्रकार की पारदर्शिता हो, किसी चीज को मांगने और जानने के लिए हमें राइट टू इंफॉर्मेशन की एक्ट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि बिन मांगे सारी चीजें वो सामने होनी चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में होनी चाहिए, जहां पे जो हमें सूचना चाहिए मिले। इफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, जो व्यवस्था है संसाधनों की, वो इस प्रकार से हो कि वो संसाधन बढ़ते भी जाएं, इस्तेमाल भी होते रहें, और इस तरह से इस्तेमाल हो कि कुछ लोगों के जेब बहुत जल्दी भरती ना रहे और कुछ लोगों की जेब हमेशा के लिए खाली ही बनी रहे। ऐसी जो असंतुलित व्यवस्था है, ये नहीं होनी चाहिए। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, दूसरी जो भी बुनियादी बातें हैं वो अच्छी हो, एंड प्रिजर्व्ड इन्वायरमेंट, वातावरण इतना बेहतर हो जहां पे आदमी सुकून की सांस ले सके, जहां पे व्यक्ति ठीक से अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तो इस प्रकार एक ट्रू डेमोक्रेटिक मॉडल को स्थापित करने की जरूरत है, जहां पे हम इन सब बातों को देख सके और जानने की कोशिश कर सके। With significant reduction in the debts on the states, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज की डेट में हम संसाधन उपलब्ध करते हैं, लेकिन राज्यों पर दुनिया भर का कर्जा, हर स्टेट पे कर्जे पर कर्जा। जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता है किसी भी राज्य में, तो वो बच्चा ऋणी होकर जन्म ले रहा होता है, इतना कर्जा उसके ऊपर होता है। तो क्या हमें अपने संसाधनों को, अपने प्रोडक्टिविटी को, अपने प्रोडक्शन को इस ढंग से नहीं मैनेज करना चाहिए कि हमें कम से कम डेट्स पर, कम से कम लोन पर, ऋणों पर रहना पड़े। So if we could do it, if we could envisage it, if we could visualize it, this is going to be a transition from राजनीति to लोकनीति। ये अभी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ चलती हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण जोड़ तोड़ का दृष्टिकोण होता है। मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे जो भी कुछ करना पड़े, मेरे कोई अपने सिद्धांत नहीं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के लिए जाना है, दूसरी से तीसरी में जाना है, मुझे पद चाहिए, सिर्फ इस दृष्टिकोण से जो आगे बढ़ते हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण है। और जब तक ये राजनीतिक दृष्टिकोण होगा तब तक कोई भी कलेक्टिव या मास वेलफेयर, मास बेनिफिट की बात वहां पे कम होगी, वहां पे कोई पलड़ा भारी कोई नीचे रहेगा। लेकिन जब हम लोक नीति की बात करते हैं, लोक नीति लोगों से जुड़ी हुई है, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे तौर तरीके, ऐसी स्ट्रेटेजीज, ऐसे कानून जो आम लोगों को सुविधा प्रदान कर सके, आम लोगों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सके कि लोग अपने आप को अधिक प्रोडक्टिव बना सके, अधिक प्रोडक्टिव बनने के साथ साथ अपने जीवन यापन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयास कर सके। ये ट्रांजिशन राजनीति से लोक नीति की ओर का बहुत महत्वपूर्ण है। अब पॉलिटिक्स सेंट्रिक होने की अपेक्षा हमें पीपल सेंट्रिक होने की बहुत जरूरत है। अगर हम उस वैभव को वापस प्राप्त करना चाहते हैं जो इतिहास हमें बताता है, तो हमें जरूरी है आज लोक नीति की ओर चलना
आवश्यक है। व्हाट नीड्स टू बी डन, इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले क्रिएशन ऑफ न्यू इरा लीडरशिप। हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों की तलाश करनी होगी, ऐसे व्यक्तियों के समूह को खोजना होगा, ऐसे व्यक्तियों को खोज के समूह में लाना होगा जो व्यक्ति वर्तमान राजनीतिक अवधारणा से अछूते हैं, जिनका सो कॉल्ड पॉलिटिकल माइंड नहीं है। हमें समाज सेवी या आगे आम आदमी को का भला सोचने वाले ऐसे लोगों की जरूरत है, एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है, ऐसे नेतृत्व तैयार करने की जरूरत है जो दीवारों को तोड़ के, दीवारों को लांघ के कुछ ऐसा सोच सके कि जो बेहतर आम लोगों के लिए, आम मानवता के लिए जो बेहतर विकल्प हो। ऐसे व्यक्तियों की तलाश जो मात्र अपने लिए ना सोच के दुनिया के लिए सोचे, उस देश के लिए सोचे, उस जगह के लिए सोचे, उन लोगों के लिए सोचे जिन लोगों ने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है, जो लोग उनके पीछे हैं। ऐसे लोगों को खोजने की बहुत जरूरत है जो समाज सेवी प्रवृत्ति के और प्रकृति के हैं। डिवाइजिंग इनोवेटिव गवर्नेंस स्ट्रेटेजीज, जो गवर्नेंस की स्ट्रेटेजीज है, शासन व्यवस्था जो आज की डेट में है, हमें इसमें भी अमूलचूक परिवर्तन लाने की जरूरत है। आज की डेट में जब हम बात करते हैं एमएलएस की, हम बात करते हैं एमपीज की, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो भी चयनित प्रतिनिधि हो उनके एनुअल टारगेट्स हो, उनके पीरियोडिक टारगेट्स हो, उनके मंथली टारगेट्स हो, और वो टारगेट्स उनके डेवलपमेंट से जुड़े हुए हों, जिस विभाग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है उनको अटैच किया जाए डिपार्टमेंट के साथ, और उस विभाग के जो टारगेट्स हैं उन चयनित लोगों के भी टारगेट्स हों। और क्योंकि व्हेन दे आर टू बी पेड, if they are to be paid, they have to be productive, और जो प्रोडक्टिवनेस मात्र संसद में या विधानसभा में जाके और वहां पे 6 महीने में या 4 महीने में एक आध बार जाके और वहां पे थोड़ी सी बात करके पूरी नहीं होती है। वो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए जिस प्रकार से कॉर्पोरेट में सभी के लिए अपने टारगेट तय होते हैं, जो काम करते हैं वही आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था क्या हमारी शासन प्रणाली में नहीं होनी चाहिए? पंचायत से लेकर, ब्लॉक से लेकर, डिस्ट्रिक्ट के और पूरे स्टेट के, किसी स्टेज पे नेशन के भी, वो सभी के टारगेट्स वहां पे सेट होने चाहिए। 5 साल के टारगेट्स क्या है, एनुअल टारगेट्स क्या है, 6 महीने के क्या है, 3 महीने के क्या है, ऐसे टारगेट सेट होने चाहिए और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में रहने चाहिए। दुनिया उनको देखे, लोग उनको पढ़े समझे, अपनी बात भी वहां पे कहे। अगर कहीं पे कोई चेंज की जरूरत है तो अन्यथा जो भीतर ही भीतर सरकारें अपनी योजनाएं बनाती हैं, प्लानिंग करती हैं, उनका पता देश को अगर नहीं होगा उसका कोई मूल्य नहीं है। और कितने काम कितने पीरियड के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चलना चाहिए, देशवासियों को जानने का हक होना चाहिए। तो क्या ये टारगेट सेटिंग इलेक्टेड लोगों की भी हो सकती है? अगर हम बात करते हैं करीब 2 करोड़ लोग शेल्टरलेस है हिंदुस्तान में, क्या कोई टारगेट ऐसे बन सकते हैं कि हर एमपी और हर एमएलए आइडेंटिफाई करें कितने ऐसे लोग हैं जिनके शेल्टर्स नहीं है और उनके लिए एक प्लान बनाएं कि 3 साल के अंदर अंदर सभी को शेल्टर्स प्रोवाइड किया जा सके? क्या ऐसी टारगेट सेटिंग हो सकती है? क्या उसको रिव्यू किया जा सकता है, जनता के सामने पेश किया जा सकता है इस तस्वीर को? ऐसी व्यवस्था की गवर्नेंस में जरूरत है। ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। आज 21वीं सदी में हम तकनीक की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी ने परिदृश्य को बहुत बदला है, काफी आसान कर दिया है चीजों को आगे बढ़ाना। तो टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है, क्या आज हम रियल टाइम डेटा की बात नहीं कर सकते हैं या पीरियोडिकली अपडेटेड डेटा की बात नहीं कर सकते हैं? अगर हम हिंदुस्तान के प्रदेश में देखें, हर 10 साल के बाद यहाँ पे जनगणना होती है, सेंसस की प्रक्रिया पूरी होती है। क्यों हमें 10 साल तक चुप बैठना पड़े? क्या कुछ ऐसी व्यवस्था
हम पैदा कर सकते हैं कि हमें रियल टाइम बेसिस पे या मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे पता चल जाए कि टोटल जो स्टेटस है हमारे पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या है, कौन लोग कहाँ हैं, कितने हैं। और जब हमारे पास इस प्रकार का डेटा उपलब्ध होगा, उस डेटा के माध्यम से क्या किया जा सकता है, एक एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मान लीजिए 60 वर्ष के बाद एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक क्लास के व्यक्ति को वृद्ध पेंशन मिलनी है, ओल्ड एज पेंशन मिलनी है। तो आज की व्यवस्था में ओल्ड एज पेंशन के लिए एक पेपर एप्लीकेशन मिलती है, वो भरते हैं, प्रधान के पास जाएंगे, पटवारी के पास जाएंगे, फिर तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन जमा होती है, और बाद में जब बजट होगा 1 साल 2 साल के बाद कहीं नंबर आता है। हम इस लंबी प्रक्रिया में आज भी 21वीं सदी में भी अगर जाएं, जहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी है, तब ये कर्ज हमारे ऊपर होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो डेटा रियल टाइम अवेलेबल हो गवर्नमेंट के पास, उसमें जिस दिन 60 वर्ष किसी व्यक्ति के पूरे होते हैं और अगर उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक क्लास में कैंडिडेट हैं, ऑटोमेटिकली उनको उस दिन मैसेज चला जाए कि कांग्रेचुलेशंस, आज आप 60 वर्ष के हो चुके हैं, आप वृद्ध पेंशन के लिए, ओल्ड एज पेंशन के लिए इंटाइटल्ड है और आज से आपकी पेंशन शुरू की जाती है। बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी दरख्वास्त के, बिना किसी लंबी प्रक्रिया के ऑटोमेटिकली क्यों ऐसा मैसेज नहीं जा सकता है? और 1 महीने के बाद दूसरा मैसेज कि आपके खाते में इतने पैसे वृद्धा पेंशन के जमा हो चुके हैं। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है? ऐसा किया जा सकता है अगर हम ठीक से सोचें, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, ऐसा संभव है। इस प्रकार और बहुत सारी बातें हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुलभ और सहज बनाई जा सकती है। मैक्सिमाइजिंग पीपल पार्टिसिपेशन, चौथा जो बुनियादी हथियार है डेमोक्रेसी में, जो एक आर्मर के रूप में देखा जाना चाहिए, वो है पीपल पार्टिसिपेशन। जिस जगह जो भी काम अभी हुआ है, बात तो हम सोशल ऑडिट की करते रहे हैं, लेकिन वो सारी मैनुअल प्रक्रिया है, उसका कहीं पे भी कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव यूज दिखा नहीं है, सिवाय गिने चुने बातों के। जो जगह जहां पे जिस काम को किया जाता है, उस जगह के लोगों को पूरा हक है जानने का कि उस काम में कितना पैसा खर्च हुआ, कितना समय लगा, कितने लेबरर्स ने काम किया और उसकी ओवरऑल क्वालिटी क्या रही। लोग जाके देखें जो यूजर्स हैं, और साथ में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रेटिंग कर सके, वो बता सके जो एक्स काम है, एक्स वाई एजेंसी ने किया है, उसकी जो रेटिंग है 1 से 10 के बीच या स्टार में 1 to 5 के बीच, जैसे भी प्लान किया जाए, वो रेटिंग बता दे। वो ऑफिसर की रेटिंग बता दे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको रेट कर सके, और जो काम वहां पे हुआ उसको रेट कर सके। जब आम जनता के हाथ में हम ये हथियार देंगे कि लोग मूल्यांकन कर सके, और मूल्यांकन करने के बाद जो तस्वीर है, मूल्यांकन का जो स्टेटस है, वो पोर्टल में रहे, पब्लिक प्लेटफॉर्म में रहे, आम आदमी उसको देख सके। क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? पीपल पार्टिसिपेशन को मैक्सिमाइज करने की यहाँ पे बहुत जरूरत है। और अगर किसी इलेक्टेड, मान लीजिए एक एमएलए की रेटिंग 50 से कम आती है और लगातार 6 महीने में रेटिंग कम आ रही है कि लोगों से उनका संवाद कम हो रहा है, जो टारगेट सेटिंग हुई थी, गोल सेटिंग हुई थी, वो पूरे नहीं हो रहे, ऐसी स्थिति में क्या हमें राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए? लोग वहां पे वोट करें कि इस आदमी को वापस आना चाहिए, उसकी जगह में दूसरा आदमी जाना चाहिए। क्या ऐसी व्यवस्था को अब जन्म देने का समय नहीं आ गया है? इसको किया जाना बहुत जरूरी है। जब तक डेमोक्रेसी में हम लोगों के हाथ में ये हथियार नहीं सौंपेंगे, तब तक जो अफसरशाही है और जो पॉलिटिकल गलियारे के लोग हैं अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। बहुत लोग इनमें से अच्छे भी हैं, अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। अफसरशाही में बहुत अच्छे लोग भी हैं, पॉलिटिक्स में भी कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, बट उनकी संख्या नगण्य है, बहुत कम है। लेकिन मेजॉरिटी में लोग चाहते हैं कि हम ही सब जानकारी हो, ये अंदर की बातें हैं, बाहर लोगों तक ना पहुंचे, लोगों को कुछ भी पता ना चले क्या कुछ अंदर चल रहा है। ऐसी व्यवस्था
अधिकतर रहती है। इनहांस्ड अकाउंटेबिलिटी एंड हैप्पीनेस इंडेक्स। पांचवी बड़ी बात है, अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल की भी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर्स की भी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल लोगों की भी होनी चाहिए। सभी की अकाउंटेबिलिटी जरूरी है और इंडिविजुअल की भी इसलिए जरूरी है कि आप अपने घर के पास से झाड़ू लगा के कूड़ा दूसरे के घर के सामने फेंके, तो ऐसा मान्य नहीं होना चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए, वो कानूनी रूप से विकल्प होने चाहिए इन सभी बातों को डील करने की। मैं क्विकली एक आप लोगों से फीडबैक लेना चाहूंगा कि जो ये 5 बातें अभी हमने कही हैं, आप लोग कितने इनसे एग्री हैं? यस नो में अगर प्लीज आप जहां भी जिस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं वहां से आप यस नो में आप कहें, आप एग्री करते हैं तो यस और डिसएग्री करते हैं तो आप नो लिख सकते हैं। तो ये बेसिक और बुनियादी बातें हैं जिन पे हमें चर्चा करने की आने वाले समय में भी बहुत जरूरत रहेगी। तो आपके कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, तो जितने भी आई विल रिक्वेस्ट कि मैक्सिमम लोग अपनी बात को यहाँ पे रख सके। आप कहें कि अगर आपको लगता है कि इस तरह से गवर्नेंस की बात आगे बढ़नी चाहिए, आप यस कहें, और आपको लगता है कि आप इससे एग्री नहीं करते हैं तो आप नो कह सकते हैं। Great, thank you very much. I'm getting enthusiastic reply and comments from many of you on different platforms. Thank you very much. This is the time now we all need to think over. अब सभी को सोचने की जरूरत है, सोचने के बाद एक्शन की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम सोचते सोचते परेशान तो जरूर हो जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो जो नहीं हो रहा है, लेकिन अब समय कुछ एक्शन लेने का है, इस सोच को आगे लेके इस सोच को बाहर करने का समय है कि उस सोच के साथ हम बाकी लोगों को भी लेके आगे चल सके। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? इंपॉर्टेंट है कुछ सिद्धांतों के साथ आगे जाना। जब भी हम किसी नई बुनियाद की बात करते हैं, नई रूपरेखा की बात करते हैं, नई सोच की बात कर सकते हैं, लेकिन एक शंका वहां पे रहती है, एक भय वहां पे बना रहता है कि अभी जो बात हो रही है, क्या आने वाले टाइम में भी यही बात ऐसी ही रहेगी? अक्सर होता यह है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी वादे कुछ करती है और बाद में काम कुछ करती है। कई बार वादों में और काम में फर्क दिखता है और कुछ वादे पूरे भी करती है। लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि जो भी इस व्यवस्था में लोग आगे आए, उनके लिए कुछ बुनियादी उसूल हों और उन उसूलों पे चलना उनके लिए आवश्यक हो। और वो उसूल क्या है देखेंगे। बियॉन्ड इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस। ऐसे व्यक्ति ही जो परिवर्तन है लाने की कोशिश कर सकते हैं, जो व्यक्ति इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठ के काम कर सकते हो, जिनको किसी पद की, जिनको सत्ता की या किसी और प्रलोभन की कोई फिक्र नहीं है, जो व्यक्ति एक्सपेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ कि मुझे ये पद मिले, ये फैसिलिटी मिले, ये बेनिफिट मिले, वो व्यक्ति किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है जो व्यक्ति एक्सपेक्टेशंस, इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन ऑफ द पोजीशंस, इससे ऊपर उठ के काम कर सकते हो। बियॉन्ड फीलिंग ऑफ विनिंग और लूजिंग। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरी जो विशेषता है, वो व्यक्ति की होनी चाहिए कि वो जीत और हार की भाव से, जीत और हार के भाव से ऊपर उठ के कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है अपना दायित्व पूरा करने की। ये एक प्रक्रिया है देश के प्रति, समाज के प्रति, जिस सोसाइटी में हम पैदा हुए हैं उस सोसाइटी को गिव बैक करने की जो प्रक्रिया है, दिस द ड्यूटी बेस्ड ऑन द ड्यूटी इथिक्स। इसको ड्यूटी फॉर सेक ऑफ ड्यूटी, ये कर्तव्य मात्र कर्तव्य के लिए करें तो
हमें कभी भी विनिंग और लूजिंग की परिभाषा समझ में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ना जीत होती है ना कोई हार होती है। ये हमारे कर्तव्य है, हम सभी को मिलके उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयास करने हों। तो यहाँ पे कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है। वास्तव में जीतना और हारना ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ना कोई जीत होती है ना ही कोई हार होती है। जीत और हार के मायने बहुत अलग होते हैं। जिसे हम जीत और हार के तराजू में तोलते हैं, वास्तव में वो जीत हार होती नहीं है, बिकॉज दोनों रिलेटिव टर्म्स है। यहाँ पे मानसिक स्थिति हमारी ऐसी हो जब इन कर्तव्यों का निर्वहन हम करें, उनके निर्वहन में अगर नीचे ऊपर की ऊंच नीच की कोई भी बात होती है तो वहां पे फीलिंग विनिंग और लूजिंग की ना आए। थर्ड प्रिंसिपल हैज टू बी बियॉन्ड क्रूड सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस एंड क्रूड सेल्फिशनेस, ये दो बातें हैं। सेल्फिश होना इज नॉट बैड, बिकॉज सेल्फ आत्मा को हम कहते हैं। सेल्फिश का मतलब है जो अपने आत्मा का ध्यान रखे, स्वयं का ध्यान रखे, अपनी आत्मा का ध्यान रखे। तो सेल्फिश होना इन दैट सेंस इज ऑलवेज गुड। लेकिन हम इसमें क्रूड सेल्फिशनेस की बात कर रहे हैं, जब हमारा दूसरों के जो हिस्से का मुझे मिले या मुझे वो मिले जिसके लिए मैं डिजर्व नहीं करता हूं, लेकिन मेरे पास एक पद है, एक सत्ता है, एक लेवल है, उसकी वजह से मुझे कुछ और अधिक मिले, वो क्रूड सेल्फिशनेस है जो नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। जहां पे क्रूड सेल्फिशनेस से ऊपर उठ के जो व्यक्ति कार्य करेगा वो इस बुनियाद का हिस्सा बन सकते हैं। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। आज हम देखते हैं सभी जगह एक को गाली देके दूसरा अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, एक को नीचा दिखाने से दूसरा अपनी बात आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे सारे राजनीतिक दल इलेक्शंस में आप देखते हैं यही सब चलता है, एक को नीचे रखो दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश करो। तो क्रिटिसिज्म से ये पूरा जो हमारा वातावरण है भरा रहता है। विशेष तौर से इलेक्शन का जो सिनेरियो होता है बहुत क्रिटिसिज्म वाला सिनेरियो हो जाता है। हर पार्टी, हर दल, हर व्यक्ति दूसरे के लिए क्रिटिसाइज करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन यहाँ पे हम शिक्षित होने की बात कर रहे हैं, हम चरित्रवान व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम एक कैरेक्टर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। जिस देश की मर्यादा चरित्र पर आधारित थी, उसी मर्यादा को अगर वापस लाना है तो चरित्रवान व्यक्तियों का होना इसमें बहुत जरूरी है, जो क्रिटिसिज्म से दूर ऊंचा उठ के बात करेंगे, क्रिटिसिज्म पर विश्वास नहीं रखेंगे, किसी की आलोचना नहीं करेंगे, वो मात्र अपनी बात रखेंगे, अपना विजन देंगे, अपनी कार्यशैली की बात करेंगे और अपने सोच के साथ लोगों को प्रेरित और परिवर्तित करने की बात करेंगे। यहाँ पे किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, क्योंकि जो क्रिटिसाइज करते हैं वो अपनी कमी को बाहर निकालने के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। ये कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स के साथ हम आगे जाने की बात कर सकते हैं। आज अगर हम 21वीं सदी में एक नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, नए भारत के निर्माण के लिए ऐसे लोगों को तैयार होना बहुत जरूरी है जो स्वार्थपरता से ऊपर हैं, जिनकी एक्सपेक्टेशंस उनकी बियॉन्ड कॉम्पिटेंस नहीं है, जिनको पद की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को होना जरूरी है और ऐसे लोग जो हार जीत के भाव से मुक्त हो चुके हों, मुक्त होना चाहते हों, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। और जो स्वार्थी बन के सिर्फ मेरे ही लिए मिले ऐसा सोचने वाले लोग, इस भाव से ऊपर उठ के जो काम कर सकते हैं। और तीसरा, जो क्रिटिसाइज ना करके बल्कि अपने कार्यों से, अपने प्रयास से चीजों को आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। कोर प्रिंसिपल्स अगर जिन व्यक्तियों में हैं वो इस मुहिम में आगे बढ़ सकते हैं, इस मुहिम को इसकी रूपरेखा, इसका ताना बुना बुन सकते हैं और देश को परिवर्तन की ओर, एक अच्छे परिवर्तन की ओर, सकारात्मक परिवर्तन की ओर ले जाने के प्रयास कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस वाज सेशन ऑफ द डे। आज हम बहुत बेसिक्स बात करना चाह रहे थे, बहुत बुनियादी बात करना चाह रहे थे कि क्या ऐसा
किया जाना चाहिए? आप सभी लोगों ने बहुत इस बात को अप्रिशिएट किया है कि ऐसा किया जाना चाहिए। आपकी स्वीकारोक्ति एक कदम आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त है। और अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट एंड हाउ। लेकिन जब हम एक सकारात्मक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो परिवर्तन क्या होंगे और वो परिवर्तन कैसे होंगे, उस पे जो फर्दर निटिग्रिटीज हैं उस पे हम बात करेंगे। और इस बीच आपसे एक विनम्र निवेदन यही है कि आपके जितने भी लोग मित्र हैं, जानने वाले हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि ये लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन सबको अगले वेबिनार के लिए, सेशंस के लिए ज्वाइन करने के लिए आप बता सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं लास्ट में आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के सेशन का एक क्विक फीडबैक प्लीज आपकी ओर से मिले। और अगर आपके कोई प्रश्न है, उन प्रश्नों पे भी हम क्विकली बात कर सकते हैं। हमारे पास अभी 15 मिनट का समय है। सो ओवर टू यू, प्लीज कम बैक विद योर फीडबैक और एनी क्वेश्चंस इफ है तो प्लीज आप आइए आगे। और जो आपका फीडबैक है वो इस प्लेटफॉर्म में भी आप शेयर कर सकते हैं, और इसको अलग से हमें ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमें सूचित कर सकते हैं। और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है, आप सभी से इसमें फीडबैक लेना जरूरी है, आप सभी से राय मशवरा लेना इसमें जरूरी है, क्योंकि ये एक महान यज्ञ की रूपरेखा बनती जा रही है। और इस यज्ञ में आप सभी के द्वारा आहुति आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यज्ञ को पूर्णता मिलेगी जब मैक्सिमम लोग इस सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर होंगे। सो कोई फीडबैक या आपके सुझाव, कोई प्रश्न अगर है तो प्लीज आप लिखें। Yes, how are you planning to reshape the nation? बहुत बड़ा प्रश्न है कि नेशन को रीशेप करने का प्लान क्या है। उस प्लान पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, व्हाट एंड हाउ। व्हाट एंड हाउ का जो आंसर है अगले सेशन में बात करेंगे। देखिए, देश में रीशेप करने के लिए 5 चीजों का होना जरूरी है। पहली बात, लोग ऐसे हों जो न्यू इरा लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को समझें, और जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो वर्तमान है, सो कॉल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो, जिससे ऊपर उठकर काम कर सकते हो, ऐसे लोगों को खोजना होगा। और दूसरा, तकनीक का इस्तेमाल बखूबी करना पड़ेगा। तीसरा, गवर्नेंस की स्ट्रेटेजीज, हमें बहुत व्यापक परिवर्तन लाने की जरूरत है। और चौथा, लोगों की पार्टिसिपेशन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। इन पे कैसे होगा फर्दर हम बात करेंगे अगले सेशन में। और आप देखेंगे करीब 4, 5 या 10 सेशन तक ही हमारी बात चल सकती है। इसमें पूरी क्लैरिटी सभी के सामने आ जाएगी, और वी विल बी लर्निंग फ्रॉम यू ऑल्सो। आप सभी लोग भी जो इसमें सुझाव देंगे कि कैसे किया जा सकता है, उन सुझावों को भी सम्मिलित किया जाएगा और उन सभी को इंटीग्रेट करके हम आपके सामने रखेंगे। Great job. We need people like you who can think for our country. I am totally agree and want to join you. Thank you so much for giving new information and motivation. Good luck. Thank you very much. This is the message from Taiwan. It's great. We appreciate people from different countries are associating today. Thank you very much. Dev Singh Diwan, crude selfishness, well defined term. Oh, thank you very much. Put today's webinar on YouTube to enable new innovators to get ideas of productive involvement. Yes, this is already YouTube link
वी आर लाइव ऑन यूट्यूब टुडे, तो ये यूट्यूब पे ही होगा। ये लिंक आपको द्वारा भी सभी को हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एडवाइस। Your views are endorsed. Let us make it happen for a better and developed state. All the best. Thank you very much for the best wishes. And I'm getting best wishes for the next webinar from many of you. So I would like to express my gratitude for all of you. So I think this is enough for the day. With this, we can think to now conclude the session, and thank you for being party to create new era leadership. आज आप इस पहल के भागीदार बने हैं। न्यू इरा लीडरशिप की जो एक फाउंडेशन की बात आप सभी लोग आज कर रहे हैं, इसके आप भागीदार बने हैं और एक ऐतिहासिक पहल है। आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत व्यापक परिवर्तन देश में आप लोगों के माध्यम से आएंगे। आप और आप जिन्हें ऐड करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं इस मिशन के साथ, उनके सभी के माध्यम से आएंगे। तो एक ऐसी सुकून का वातावरण अपने देश को, अपने सिटीजन्स को और आने वाले जनरेशन को देना हम सबका दायित्व है, जहां पे एक ठीक तरीके से व्यक्ति जी सके, एक ठीक तरीके से व्यक्ति आगे बढ़ सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सेशन का जो समाचार है, जो सूचना है, आपको बहुत जल्दी दे दी जाएगी और इस YouTube लिंक को भी आप सभी से शेयर किया जाएगा। इस बीच आप मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें और इस महाअभियान में अपने आप को अपना हिस्सा दें और अपना कंट्रीब्यूशन देकर इस गौरव के आप हिस्सेदार, भागीदार बने। थैंक यू वेरी मच।